हेलो व्हाट्सएप दोस्तों, मेरा नाम है पटेल मीत और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कोड विद प्रोफेसर। तो दोस्तों, आज से हम लोग हमारी प्रोग्रामिंग सीरीज को कर रहे हैं स्टार्ट, जैसे कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा जिससे कि आप कोई भी गिवन प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हमारे टॉपिक पर। तो दोस्तों, ये रहा आज का हमारे इस वीडियो का एम, और आप इसे कह सकते हो ऑब्जेक्टिव। सी प्रोग्राम डेट परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑफ टू गिवन नंबर बाय द यूजर। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों, हमने ऑब्जेक्टिव तो जान लिया इस वीडियो का क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ, ट्रिक्स की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहली टिप ये है कि हमें जो भी गिवन प्रॉब्लम दिया गया है उसे हम समझे, अंडरस्टैंड द गिवन प्रॉब्लम। तो कोई भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमें डिटेल में जान लेना चाहिए कि एग्जैक्टली वो प्रोग्राम क्या कहना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, हम हमारा यही प्रोग्राम ले लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम हमारे गिवन प्रॉब्लम को समझते हैं। हमें करना क्या है, हमें ऐसा सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाना है जो कि अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता हो दो नंबरों का, और वो दो नंबर यूजर ने एंटर किए होने चाहिए। तो चलिए हम पहले जान लेते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं। जैसे हमने टिप नंबर 1 में सीखा कि हमें हमारे प्रोग्राम गिवन प्रॉब्लम को डिटेल में स्टडी करना होता है। अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और एक होता है मॉड्यूलो। शायद तक आप लोगों के लिए मॉड्यूलो टर्म नया होगा, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एक्चुअली है क्या ये। तो दोस्तों, मॉड्यूलो में हमें सिंपली दो नंबर को डिवाइड ही करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे 4 को डिवाइड करना है 2 से। 4 को मुझे डिवाइड करना है 2 से, तो मैक्सिमम किस तरह से कर देते, उसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे। हम यहाँ पे लिखते थे 2 2 जा 4, और यहाँ पे इन दोनों को सेपरेट कर देते थे, तो हमें आंसर मिलता था 0। अगर आप 4 डिवाइड बाई 2 कैलकुलेटर में करोगे, या फिर सी लैंग्वेज में करोगे, या फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर एक्सेट्रा में किसी में भी करोगे, तो हमें क्वेश्चन रिटर्न करता है, मतलब आपको आंसर रिटर्न करेगा ये 2, अगर आप डिवाइड करोगे तो। अगर आप दो नंबरों के बीच में अगर आप मॉड्यूलो इस्तेमाल करोगे, तो आपको वो रिटर्न करेगा रिमाइंडर। तो दोस्तों, यही सिंपली डिवीजन और मॉड्यूलो में डिफरेंस होता है कि मॉड्यूलो हमेशा हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है, और डिवीजन हमें क्वेश्चन रिटर्न करता है। दोनों का काम एक ही होता है, नंबर को डिवाइड करना। ओके दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। तो हमने हमारे टिप नंबर 1 को इम्प्लीमेंट कर लिया। तो चलिए दोस्तों, अब टाइम आ चुका है हमारे टिप नंबर 2 की तरफ बढ़ने का। तो दोस्तों, टिप नंबर 2 क्या है, डिवाइड द प्रॉब्लम टू द सब प्रॉब्लम। मतलब हमें हमारे गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना होता है, जितने भी पॉसिबल होते हैं वहां तक। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि ये हम किस तरह से करते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि हम इस गिवन प्रॉब्लम को कितने सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दोस्तों, सब पार्ट में डिवाइड करने से एडवांटेज ये होगा कि हम कोई भी गिवन प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये दोस्तों, ये टिप अगर आप लोग बिगिनर्स हो तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगी। ये जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग गिवन प्रॉब्लम को सब पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, तो दोस्तों वो ये कि हमें अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेशन। सेकेंड सब प्रॉब्लम क्या होगी कि हमें अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है, बट कितने नंबरों का करना है। अरिथमेटिक ऑपरेशन बहुत सारे नंबरों तक पॉसिबल हो सकता है, जितने एन नंबर्स तक अगर आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप कर सकते हो। बट हमें यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि हमें 2 नंबरों का ही अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 2 नंबर्स। बट अब ये दोनों नंबर हमें उसके अंदर वैल्यू में किस तरह से लेनी है, इनिशियलाइज करवाना है या फिर यूजर से लेना है। तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम में स्पेसिफाई कर दिया गया है कि हमें यूजर से इनपुट लेना है। लिखा है 2 नंबर गिवन बाय द यूजर। तो दोस्तों, ये थे हमारे सब प्रॉब्लम। आगे हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते, इतने इस गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट के सिर्फ इतने ही सब पार्ट पॉसिबल है।
अभी आप लोगों को पता चलेगा, जब हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि हमने ये क्यों किया। तो चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं हमारी टिप नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं हमारी टिप नंबर 3 की तरफ। दोस्तों जो टिप नंबर 3 जो मैं दे रहा हूँ और टिप नंबर 4, हमें इन दोनों का पैरेलली करना होता है, इसलिए मैं आपको दोनों एक साथ ही समझा देता हूँ। टिप नंबर 3 क्या है? एज्यूम द आउटपुट। और टिप नंबर 4 क्या है? कोड इट। मतलब टिप नंबर 3 में हमें आउटपुट को एज्यूम करना होता है कि भाई हमें किस तरह से आउटपुट चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली हम उसे कोड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं टर्बो सी की तरफ, जिससे कि अब हम टिप नंबर 2, 3 एंड 4 को इंप्लीमेंट कर सके। तो दोस्तों जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि मैं मेरे टर्बो सी सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुका हूं और इसके अंदर मैंने कुछ पीस ऑफ कोड लिखा है जो कि दोस्तों हर प्रोग्राम में होता ही है। हम थोड़े बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं तो मैं आपको एक बार फटाफट रिवाइज करा देता हूँ कि ये सब मैंने क्या लिखा है। दोस्तों सबसे पहले ये जो लाइन लिखी है मैंने, इसे कमेंट कहते हैं। दोस्तों कमेंट का यूज क्या होता है? हमें हमारे कोड को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए यूजफुल होता है, जिस तरह से मैंने अभी किया। हमने सबसे पहली लाइन में ये लिखा कि हमारा प्रोग्राम क्या है, कि भाई सी प्रोग्राम है जो परफॉर्म करता है मैथमेटिकल ऑपरेशन या फिर आप इसे कह सकते हो अरिथमेटिक ऑपरेशन। दोस्तों ये बहुत अच्छी हैबिट होती है हमारे प्रोग्राम के अंदर कमेंट करना। सबसे पहली लाइन तो हमें यही लिखना होता है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है या फिर आपसे कह सकते हो प्रोग्राम क्या है। और कमेंट के दो टाइप होते हैं, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है। और दोस्तों दूसरी बात कमेंट की ये होती है कि जो भी लाइन आप कमेंट के अंदर लिखते हो वो लाइन कंपाइलर इग्नोर कर देता है। अब बारी आती है इन दोनों लाइंस की। तो दोस्तों ये दोनों लाइन ये क्या है? ये दोनों एक लाइब्रेरी फाइल है stdio.h एंड conio.h। stdio.h का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। और conio.h का फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। दोस्तों stdio के अंदर प्रिंटफ, स्कैनफ जैसे फंक्शंस की कोडिंग लिखी गई होती है और कंसोल इनपुट आउटपुट के अंदर clr, ser, getch और भी बहुत सारे फंक्शंस की कोडिंग लिखी गई होती है। तो अब बात करते हैं वॉइड मेन की। तो दोस्तों सी लैंग्वेज का एक रूल होता है कि उसका कोई भी प्रोग्राम वॉइड मेन के बिना नहीं होता, या फिर आपसे कह सकते हो मेन के बिना नहीं हो सकता। मेन फंक्शन के बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, हम आगे के वीडियो में और भी वेरिएशन देखेंगे इसके। अब बात कर लेते हैं हम इसकी CLR, SCR की। तो दोस्तों इसका काम क्या होता है? हमारे आउटपुट या फिर आपसे कह सकते हो कंसोल की विंडो को क्लियर करना इसका काम होता है। और इसकी कोडिंग conio.h फाइल में मेंशन की गई है, इसीलिए हमें conio.h फाइल को इंक्लूड कराना पड़ता है। और सेम getch। दोस्तों getch का काम क्या होता है? टू टेक द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड से एक कैरेक्टर इनपुट लेना ऐसा काम होता है। और दोस्तों इसकी भी कोडिंग conio.h में ही लिखी गई है, इसीलिए हमें उसको इंक्लूड कराना पड़ता है। तो दोस्तों ये तो था छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो चलिए दोस्तों अब टाइम आ चुका है मेरी टिप नंबर 3 एंड 4 को इंप्लीमेंट करने का। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए इसे इंप्लीमेंट करते हैं। टिप नंबर 3 क्या थी हमारी? एज्यूम द आउटपुट। तो चलिए दोस्तों अब हम हमारे आउटपुट को एज्यूम करते हैं। तो दोस्तों जब भी मैं मेरे प्रोग्राम को रन करूं तो मुझे सबसे पहले एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। वो क्या मैसेज होना चाहिए? एंटर 2 नंबर्स। और उसके बाद ऐसा कुछ कॉलम ना जाना चाहिए। मुझे कुछ ऐसा मैसेज मैं चाहता हूं कि वो डिस्प्ले हो। आपको कोई भी मैसेज आप डिस्प्ले करवा सकते हो, कंपलसरी नहीं है कि आप यही मैसेज डिस्प्ले कराओ। तो दोस्तों हमें ये पता है कि अगर हमें कुछ भी ऐसा मैसेज या कोई भी टेक्स्ट सिंपली प्रिंट करवाना हो तो हम किसके मदद से कराते थे? हम ये काम प्रिंटफ की मदद से करते थे। हम यहाँ पे सिंपली लिख देते प्रिंटफ डबल पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन। अब इसके अंदर आप डबल कोटेशन कर अब अगर कुछ भी लिखोगे वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा हमारी आउटपुट की विंडो पर। तो मैं यही मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, एंटर 2 नंबर्स, और इस स्पेस देकर कुछ कॉलन प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो दोस्तों अब अगर अभी मैं मेरे प्रोग्राम को रन करूंगा तो सक्सेसफुली रन हो जाएगा। वो देखो कैसे, ये देखो दोस्तों इसने मैसेज प्रिंट कर दिया एंटर 2 नंबर। अगर मैं कोई भी की को प्रेस करूंगा तो मेरा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा एक काम तो खत्म हुआ, हमने जो एज्यूम किया वो हमने कोड कर दिया। इस तरह से टिप नंबर 3 एंड 4 हम वर्क करते हैं पैरेलली। तो अब मैं क्या चाहता हूं, हम इसके बाद यूजर 2 नंबर एंटर कर सके। तो दोस्तों हमें पता है कि अगर हमें कोई भी नंबर को अगर इनपुट करवाना हो तो हम
स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम उसका यूज करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्कैनफ, ये उसकी कुछ सिंटैक्स है। अब उसके अंदर डबल कोट लगाकर हमें पास करना होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो दोस्तों आप सबको याद होगा कि हमें अगर इंटीजर टाइप का डेटा को अगर इनपुट करवाना हो तो हम यूज करते हैं %d। हमारे केस में हमें 2 वेरिएबल की जरूरत है, इसलिए हम 2 बार %d यूज कर रहे हैं। अगर हमें 3 की जरूरत होती तो हम 3 बार %d यूज करते हैं, एंड सो ऑन। दोस्तों हमने इसकी मदद से हमने इनपुट तो ले लिया, बट हमें इनपुट स्टोर तो कराना होगा। तो हम स्टोर किस में कराते हैं हमारा डेटा? वेरिएबल में। तो हमें यहाँ पर %, लगाकर वेरिएबल का नाम पास करना होता है। हम 2 नंबर इनपुट ले रहे हैं, इसलिए हम 2 वेरिएबल का मैंने नाम लिखा। अगर आप 3 इनपुट लेना चाहते हो तो आप 3 वेरिएबल का नाम लीजिए, एंड सो ऑन। तो दोस्तों उसके आगे में %, क्यों लगाना पड़ता है? %, का मतलब होता है एड्रेस ऑफ। तो हम इस लाइन को कुछ इस तरह से रीड करते हैं, एड्रेस ऑफ बी और एड्रेस ऑफ ए। इसका मतलब क्या होगा? जो भी यूजर ने अगर पहला डेटा एंटर किया तो वो सबसे पहले एड्रेस ऑफ ए, मतलब रैम के अंदर जहां पर भी हमारा ए नाम की मेमोरी लोकेशन बनी होगी वहां जाकर ये पर्टिकुलर डेटा को स्टोर कर देगा, एंड सेम फॉर बी। तो दोस्तों इतने से काम नहीं बनेगा। हम क्यों काम नहीं बनेगा? क्योंकि हमने वेरिएबल यूज तो कर लिए, बट हमारे कंपाइलर जब भी अगर मैं मेरे प्रोग्राम को रन करूंगा तो कंपाइलर को ए एंड बी क्या है वो पता ही नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो दोस्तों, इसने मुझे 2 एरर दी। क्यों क्या एरर दी? कि अनडिफाइंड सिंबल ए एंड बी, मतलब हमारे कंपाइलर को ए एंड बी है क्या वो पता ही नहीं है। इसका क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने इसे डिक्लेयर ही नहीं किया। तो चले दोस्तों अभी हम इसे डिक्लेयर कर देते हैं। हमें पता है कि इस ए एंड बी के अंदर इंटीजर टाइप का डेटा आने वाला है, इसलिए हम यहाँ पे इंट लिखकर a, b कर देंगे। इससे क्या होगा? इससे हमारे कंपाइलर को पता चल जाएगा कि हमें 2 डेटा को स्टोर करने के लिए रैम में जगह चाहिए, इसलिए ए एंड बी नाम की वो मेमोरी लोकेशन बना देगा। अगर अब मैं मेरे प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा तो कोई एरर नहीं आएगी, और अगर मैंने रन करूंगा तो ये 2 नंबर इनपुट लेगा। मान लो मुझे 10 चाहिए और मुझे चाहिए 30, तो इसने इनपुट ले लिया। तो चलिए दोस्तों इतना काम हमारा खत्म हुआ। तो दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि हमने ये दोनों टास्क खत्म कर चुके हैं, इसलिए हम इसे हमारे सब प्रॉब्लम की लिस्ट से रिमूव कर देते हैं। अब सिर्फ एक ही टास्क बाकी रह चुका है, वो है कि अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है 2 नंबरों का। तो चलिए दोस्तों हम उस पर फोकस करते हैं। तो दोस्तों अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाने से पहले हम थोड़ा आउटपुट को एज्यूम कर लेते हैं। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन वो कैसे होगा वो फिलहाल हम नहीं सोच रहे। हम पहले सोच रहे हैं कि मान लो यूजर ने एंटर किया 10 एंड 10, तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हमें क्या होना चाहिए? सिंपली हमें सबके रिजल्ट्स मिल जाने चाहिए। एडिशन का क्या रिजल्ट आएगा, सब्ट्रैक्शन का क्या रिजल्ट आएगा, एंड ऐसे सो ऑन। तो सबसे पहले हम इससे फोकस कर लेते हैं, उसके बाद हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन किस तरह से परफॉर्म होते हैं हम उस पर फोकस करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इतना पार्ट हम कोड कर लेते हैं। सिंपली हमें इन सब का रिजल्ट डिस्प्ले करवाने के लिए हम सिंपली प्रिंटफ में ही लिख देंगे। फॉर एग्जांपल प्रिंटफ मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऐड। मैं यहाँ पे थोड़ी जगह दे दूंगा जहां पर हम डायनेमिकली जो भी यूजर ने इनपुट किया होगी वैल्यू, उसके अकॉर्डिंगली एडिशन की वैल्यू जो होगी वो हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। फिर उसकी नेक्स्ट लाइन के अंदर सब्ट्रैक्शन की जो भी वैल्यू होगी हम वो प्रिंट करवाएंगे, एंड सो ऑन सबके लिए। मैं यहाँ पे फटाफट लिख देता हूँ पहले। तो ठीक है दोस्तों मैंने इतना पार्ट कोड कर लिया है। अगर अब मैं मेरे प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये कुछ इस तरह से मुझे आउटपुट देगा। कंट्रोल F9 से मैं मेरे प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। मान लो मैं एंटर कर रहा हूँ 10 एंड 11, तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से मुझे ही देगा। अब हमें कितना पार्ट कोड करना बाकी है? सिंपली अब हमें इन सबकी वैल्यू देनी बाकी है। मतलब 10 और 11 का एडिशन करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। तो अब टाइम आ चुका है मेन लॉजिक को कोड करने का। तो चलिए अब उस पर फोकस करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम मैथमेटिक्स में जिस तरह से हम एडिशन करते थे उसी तरह से हम इसमें भी करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेन लॉजिक कमेंट में, सिंगल लाइन कमेंट में, जिससे कि हमें पता चलेगा। ये लिखो ना लिखो सब एक ही बात है, वो आप पे डिपेंड करता है, बट मेरी मानो तो आप कमेंट करना ये बहुत अच्छी हैबिट होती है। तो चलिए दोस्तों अब हम कोड करते हैं। हम सिंपली मैथमेटिक्स में कुछ इस तरह से लिखते थे, सी लैंग्वेज में इसी तरह से लिखेंगे a प्लस बी। इसका मतलब ये हुआ
ए में और बी में जो भी वैल्यू है उसकी एडिशन हो जाएगी और इसका जो भी आउटपुट होगा वो हमें रिटर्न होगा। तो दोस्तों ये हमें ए एंड बी की वैल्यू का रिजल्ट रिटर्न करेगा। तो ऑब्वियसली ये हमें रिजल्ट को अगर रिटर्न करेगा तो हमें उसे स्टोर भी करना पड़ेगा। तो मान लो मैं यहाँ पे ऐड नाम के वेरिएबल के अंदर ए एंड बी का जो भी रिजल्ट होगा वो मैं सेव करूंगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ऐड नाम का वेरिएबल यूज तो किया बट मैंने इसे बनाया नहीं, इसलिए अभी मैं यहाँ पे डिक्लेयर भी कर देता हूँ कि मुझे ऐड नाम के भी एक वेरिएबल चाहिए। साथ साथ मैं सबके वेरिएबल के नाम दे दूंगा इसी तरह से क्योंकि मुझे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो उन सबका भी मुझे रिजल्ट स्टोर करवाना है, इसीलिए क्योंकि इन सबका रिजल्ट अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करवाना है। मुझे एक ही वेरिएबल में सबका रिजल्ट नहीं चाहिए और वो पॉसिबल भी फिलहाल नहीं है। और अब टाइम आ चुका है मोड। ओके, तो कुछ ये मैंने 5 वेरिएबल्स बना दिए, अब हम इसे यूज करेंगे। तो सेम वे सब्ट्रैक्शन के अंदर मुझे रिजल्ट चाहिए a माइनस बी का, मल्टीप्लिकेशन के अंदर मुझे रिजल्ट चाहिए a इंटू बी का, डिवीजन के अंदर मुझे रिजल्ट चाहिए a डिवाइड बाई बी का, और मुझे मॉड्यूलो के अंदर रिजल्ट चाहिए a मॉड्यूलो बी का। तो दोस्तों इतने लिखने से हमें पर्टिकुलरली वैल्यू के अकॉर्डिंगली इन सब वेरिएबल के अंदर वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें सिर्फ एक ही काम करना बाकी है, वो क्या है, इन सब की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना। तो जैसे कि हमें सबको पता है कि एडिशन के अंदर जब भी मैं मेरे प्रोग्राम को रन करूंगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के अंदर इंटीजर वैल्यू में आंसर रिटर्न होगा क्योंकि हमने इंटीजर वैल्यू इनपुट कराई है। ऑब्वियसली बात है कि इसके अंदर जो भी रिजल्ट स्टोर होगा वो भी इंटीजर के फॉर्म में होगा। तो हम सबको पता है कि printf के अंदर अगर आप %d लिखोगे तो वो इंटीजर की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख दूंगा %d, सब्ट्रैक्शन के अंदर भी %d, क्योंकि ये सब इंटीजर वेरिएबल है इसलिए। अगर वो फ्लोट वेरिएबल होते तो आपको इस्तेमाल करना पड़ता %f एंड सो ऑन। सॉरी, मैं यहाँ पे f लिख दिया गलती से। अभी टाइम आएगा %d का। अब हमें सिर्फ एक काम और करना बाकी है, इन जो मैंने 5%d लिखे उसके अंदर कौन से वेरिएबल की वैल्यू मुझे डिस्प्ले करवानी है वो भी मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। वो हम किस तरह से करते थे, हम यहाँ पे लिख देते थे पहले वाले %d के अंदर आप ऐड वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करा दो, फिर सब्ट्रैक्शन की, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूल। तो बस दोस्तों इतने से हमारा काम हो गया। अगर अब मैं मेरे प्रोग्राम को रन करूंगा तो सिंपली हमें करेक्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। ये देखो दोस्तों, अगर मैंने रन किया, मान लो मैंने एंटर किया 10 एंड 10, तो ये देखो दोस्तों 10 एंड 10 का एडिशन होता है 20, सब्ट्रैक्शन का होता है 0, मल्टीप्लिकेशन का होता है 100, डिवीजन का होता है 1 एंड मॉड्यूलो मतलब हमें रिमाइंडर मिलता है 0। तो यही तो हमारा रिजल्ट होता है। तो इस तरह से हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करा दिए दो नंबर्स का। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद भी आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया और समझ में भी आया हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो भी कंप्यूटर आईटी के फील्ड में हो और जिससे प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट हो, जिससे कि वो लोग भी प्रोग्रामिंग का मजा उठा सके। और हाँ दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको ये 4 टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी। तो बस दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।